स्टूडेंट्स, आज हम व्हीटस्टोन ब्रिज समझने वाले हैं। तो चलिए समझते हैं। एक छोटा सा अरेंजमेंट है हमारे सामने। सो चार रेजिस्टेंसेज हैं जो कि 6 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्टेड हैं। अब इसको हम कुछ दूसरे तरीके से समझेंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज किस तरीके से काम करता है। ठीक है, ये एक सिंपल अरेंजमेंट है। 6 वोल्ट की बैटरी कनेक्टेड है 1 ओम, 2 ओम, 2 ओम एंड 4 ओम। ये चार रजिस्टर इसके साथ कनेक्टेड है। चलिए पहले पता लगाते हैं ये रजिस्टर्स किस तरीके से आपस में कनेक्टेड है। अगर मैं बात करूं ए, सी और बी, इस ब्रांच की बात करूं तो 1 ओम, सो मेरा 1 ओम का जो रेजिस्टेंस है और इधर 2 ओम का जो रेजिस्टेंस है, ये आपस में सीरीज में कनेक्टेड है। और दूसरी तरफ ब्रांच ए, डी, बी में अगर मैं बात करूं, यहाँ पे 2 ओम और 4 ओम आपस में सीरीज में कनेक्टेड है। सो व्हेन रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन सीरीज, अगर रेजिस्टेंसेस सीरीज में कनेक्टेड हैं तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। अगर मैं ब्रांच ए सी डी की बात कर रहा हूँ, ए सी बी की बात कर रहा हूँ, तो इसमें मेरा आएगा 1 ओम प्लस 2 ओम, दैट कम्स आउट टू बी 3 ओम। जबकि ब्रांच ए, डी, बी की अगर मैं बात करूं तो उस केस में मेरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आने वाला है 2 ओम प्लस 4 ओम, दैट इज 6 ओम। तो मैं कुछ इस तरीके से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो डायग्राम है कुछ इस तरीके से बना देता हूं मैं। ये मेरा कुछ इस तरीके से हो जाएगा। and यहाँ पे 1 ओम प्लस 2 ओम, ये मेरा 3 ओम हो जाएगा। और दिस इज माई 6 ओम। इसको ए ले लेते हैं एंड दिस इज पॉइंट बी होने वाला है जिसके साथ मेरी बैटरी कनेक्टेड है। ये हम इसको सर्किट को सिंप्लीफाई कर रहे हैं। सो दिस इज 6 वोल्ट। अब करंट कुछ इस तरीके से फ्लो कर रहा है। लेट्स से आई करंट फ्लो कर रहा है। यहाँ में आई वन जाता है और यहाँ पे आई टू जाता है। फाइन। अब मैं अगर आई वन निकालना चाहता हूँ तो आई वन मैं किस तरीके से निकालूंगा। सी जो वोल्टेज है अक्रॉस टर्मिनल ए और बी, दैट वुड बी 6 वोल्ट, 6 वोल्ट होगी। तो हम ओम्स लॉ लगाते हैं, दैट इज वी इज इक्वल टू आई आर। अगर मैं बात करूं इस वाली ब्रांच की, दैट इज ए और सी, ए सी बी ब्रांच, और ये है हमारी ए डी बी ब्रांच। ए सी बी ब्रांच की अगर मैं बात करूं तो उस केस में जो हमारा करंट फ्लो होगा उसको हम आई वन ले लेते हैं। V इज इक्वल टू आई वन और R इक्विवेलेंट जो भी है। V 6 वोल्ट है, आई वन मुझे पता करना है, R इक्विवेलेंट इस केस में 3 ओम है। 1 ओम और 2 ओम सीरीज में है तो इनका ऐड किया 3 ओम बन गया। तो आई वन मेरा निकल के आने वाला है 2 एम्पियर। 6 डिवाइडेड बाई 3, 2 एम्पियर निकलने वाला है। सो जो मेरा आई वन आ गया, ये आ गया मेरा 2 एम्पियर। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ये आई वन यहाँ पे फ्लो कर रहा है एंड दिस इज इक्वल टू 2 एम्पियर। ये कुछ इस तरीके से फ्लो कर रहा है 2 एम्पियर। फाइन, इतना समझ आ गया। अब हम इस ब्रांच में, जो हमारी ब्रांच है ये वाली ए, डी, बी, इस ब्रांच में कितना फ्लो करेगा इसको हमने ले लिया आई टू। फाइन। और ये है मेरा आई टू। और इस ब्रांच का जो रेजिस्टेंस है 6 ओम निकल के आया क्योंकि 2 ओम और 4 ओम आपस में सीरीज में। और वही ओम लॉ लगाएंगे, V इज इक्वल टू आई टू आर इक्विवेलेंट। सो V अगेन 6 वोल्ट है, आई टू मुझे निकालना है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 6 ओम निकल के आया। सो आई टू, माई आई टू वुड बी 6 डिवाइडेड बाई 6, 1 एम्पियर। तो यहाँ पे 1 एम्पियर करंट फ्लो करने वाला है। सो दिस इज आई टू इज 1 एम्पियर। 1 एम्पियर, 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। तो मैंने दोनों ब्रांचेस में निकाल लिए। ए सी बी में 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है जबकि ए डी बी में 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। अब आप सोच रहे होंगे ये सब क्यों कर रहा हूँ, व्हीटस्टोन ब्रिज समझाना है, लेकिन ये सब क्यों कर रहे हैं। सी, हम समझेंगे अभी, पता लगेगा। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो पॉइंट सी है और ये जो पॉइंट डी है, इसके बीच में मैं एक गैल्वेनोमीटर लगाना चाहता हूँ। गैल्वेनोमीटर करंट को डिटेक्ट करता है। तो ये हम कुछ इस तरीके से लगाते हैं। ये मैंने गैल्वेनोमीटर लगा दिया
अब मैंने कनेक्ट कर दिया, सी और डी को कनेक्ट कर दिया थ्रू गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर की नीडल में क्या डिफ्लेक्शन आएगी? क्या इस ब्रांच में सी डी में कोई करंट फ्लो करेगा? उसको कैसे पता लगाएं? तो चलिए देखते हैं। मान लिया मैं अभी ए से स्टार्ट करता हूं और सी पे पहुंचता हूं। ए पे मेरा पोटेंशियल था 6 वोल्ट, क्योंकि ये 6 से कनेक्टेड है। 6 वोल्ट पोटेंशियल था पॉइंट ए पे। पॉइंट सी पे मेरा पोटेंशियल कितना होगा? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहले मैं देखूंगा इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस मेरी कितनी एनर्जी, कितना पोटेंशियल डेसिपेट हो गया। इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट जा रहा है 2 एम्पियर और इसका रेजिस्टेंस है 1 ओम। तो ओम्स लॉ लगाएंगे, V इज इक्वल टू आई आर। करंट 2 एम्पियर, रेजिस्टेंस 1 ओम, तो मेरा 2 वोल्ट जो एनर्जी है, 2 वोल्ट एनर्जी पर यूनिट चार्ज, वो मेरी डेसिपेट हो गई। तो सी पर मेरे को कितना मिलने वाला है? 4 वोल्ट मिलने वाला है। 6 - 2, 4 वोल्ट मिलने वाला है पॉइंट सी पर। सिमिलरली अगर मैं पॉइंट डी की बात करूं, पॉइंट डी पर मुझे कितने वोल्ट मिलने वाला है वो हम इस तरीके से पता लगाएंगे। पॉइंट ए पर हमारा पोटेंशियल था 6 वोल्ट और करंट फ्लो कर रहा है I2, 2 ओम रेजिस्टेंस के अंदर जा रहा है। तो यहाँ पे कितनी एनर्जी डेसिपेट होगी? करंट I2 इंटू 2 ओम रेजिस्टेंस। करंट I2 1 एम्पियर है एंड रेजिस्टेंस इज 2 एम्पियर, सो 1 इंटू 2, 2 वोल्ट यहाँ पे डेसिपेट हो गए। तो मुझे पॉइंट डी पे कितने मिलने वाले हैं? 6 - 2, 4 वोल्ट मिलने वाले हैं। तो पॉइंट सी पे भी 4 वोल्ट एंड पॉइंट डी पर भी 4 वोल्ट, और हमने सी और डी को जोड़ के रखा हुआ है। अब एक चीज मैं आपसे पूछता हूँ स्टूडेंट्स, करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करता है? करंट फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टूवर्ड्स द लोअर पोटेंशियल। कुछ इस तरीके से करंट फ्लो करेगा। बट अगर यहाँ देखें, पॉइंट सी और पॉइंट डी पर सेम पोटेंशियल है 4 वोल्ट, तो करंट विल नॉट फ्लो। एंड जो गैल्वेनोमीटर है इसकी नीडल में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगी, नो डिफ्लेक्शन। तो एक तरह से मैंने पॉइंट सी और पॉइंट डी को सेम पोटेंशियल पे ला दिया, बैलेंस कर दिया। गैल्वेनोमीटर में मुझे कोई डिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिलेगी। तो ये हमने बहुत इंटरेस्टिंग चीज की। भी इंटरेस्टिंग चीज मैंने किस तरीके से की? मैंने रेजिस्टेंसेस का कुछ ऐसा अरेंजमेंट किया है जिससे ये स्टेज में लेके आ गया कि पॉइंट सी और पॉइंट डी आपस में सेम पोटेंशियल पे आ गए। और जब मैंने गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया, गैल्वेनोमीटर की नीडल में कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुई, क्योंकि सेम पोटेंशियल पे है पॉइंट सी और पॉइंट डी। करंट फ्लो होगा ही नहीं, तो गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो करेगा ही नहीं। चलो अब इसको रिवाइंड करते हैं, हमने क्या किया। अगर देखें हम, मैं ब्रांच ACB की बात करता हूं। ब्रांच ACB, यहाँ पे 1 ओम रेजिस्टेंस था, 1 ओम। और इधर देखें दूसरी तरफ ब्रांच ADB में 2 ओम रेजिस्टेंस था, 2 ओम। और ब्रांच ACB में दूसरा रेजिस्टेंस 2 ओम था, 2 ओम। और ब्रांच ADB में दूसरा रेजिस्टेंस 4 ओम था, 4 ओम। तो अगर आप ध्यान से देखें, 1/2 जो रेशियो निकल के आई इज इक्वल टू 2/4। 2/4 इज ऑब्वियसली 1/2 ही हो जाती है। तो हमने क्या किया? हमने कुछ ऐसा अरेंजमेंट किया कि ये रेजिस्टेंस और दूसरी ब्रांच का रेजिस्टेंस, इनकी रेशो, और फर्स्ट ब्रांच का दूसरा रेजिस्टेंस और सेकंड ब्रांच का दूसरा रेजिस्टेंस, इनकी रेशो सेम निकल के आने वाली है। मैंने कुछ इस तरीके से रेजिस्टेंसेस लगाए, तो मेरी रेशो क्या निकल के आएगी? 1:2, ये भी। और अगर मैं इसको, लच्छे, इस रेजिस्टेंस को मैं R2 मानता हूं और इसको R1 मानता हूं और इसको R4 और इसको R3 मानता हूं, तो मेरी R2/R1 से R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू R4/R3, R4/R3। और ये रेशो मेरी क्या निकल के आ रही है? ये मेरी निकल के आ रही है 1/2, इजंट इट? और अगर मैं इन दोनों ब्रांचेस के करंट को एनालाइज करूं, एक ब्रांच में करंट 2 एम्पियर फ्लो कर रहा है, दूसरी ब्रांच में करंट 1 एम्पियर फ्लो कर रहा है। तो अगर मैं I2/I1 की रेशो देखूं, तो वो मेरी निकल के आने वाली है, I2 इज 1 एम्पियर एंड I1 इज 2 एम्पियर। तो वो भी मेरी 1/2 निकल के आ रही है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं I2/I1 इज इक्वल टू R2
अपॉन R1 इज इक्वल टू R4 अपॉन R3। तो ये मैंने कुछ ऐसा अरेंजमेंट किया तो मुझे ये चीज मिली। और इस चीज से मैंने क्या किया, इस चीज से मैंने पॉइंट सी और पॉइंट डी को सेम पोटेंशियल पे ले आया। और वो कैसे, मुझे कैसे पता लगा, क्योंकि गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन ही नहीं हुई। अब आप सोच रहे होंगे ये सब चीजें हम कर क्यों रहे हैं। सो यही एक अरेंजमेंट है व्हीटस्टोन ब्रिज का, जो कि एक अननोन रेजिस्टेंस इसकी आर्म में अगर लगाते हैं, किसी एक आर्म में, तो हमें पता लग जाता है वो अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू हम कुछ इस तरीके से निकाल सकते हैं। चलिए यही सब चीजें अब हम क्या करते हैं, यही सब चीजें करते हैं, अननोन रेजिस्टेंस लेते हैं, यही सब चीजें करते हैं, दूसरे तरीके से करते हैं। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। नेक्स्ट पेज में करते हैं यही चीजें, कुछ इस तरीके से बना लेते हैं। अच्छा एक चीज और, अगर मैं लच्छे शो अगर मैं बात करूं, क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, R4 इज इक्वल टू R3 मल्टीप्लाइड बाय R2 बाय R1। R3 को मैं यहां पे ले आया जो कि मल्टीप्लाई हो गया, तो एक रिलेशनशिप मेरे पास ये भी आ गया। यस, ये रिलेशनशिप आ गया मेरे पास। अब एक चीज है, मेरे को R2 पता है, मेरे पास R1 भी है। अब मैं यहाँ पे R4 पे एक अननोन रेजिस्टेंस लगा देता हूँ, मुझे नहीं पता उसकी वैल्यू। लेट्स से वो 50 ओम है, 50 ओम है, लेकिन मुझे नहीं पता। तो मैं किस तरीके से R3 को मैं चेंज कर सकता हूँ, मैं क्या करूं कि अब मैं अपना R3 इसको मैं चेंज करता रहूंगा। कब तक चेंज करता रहूंगा, जब तक मेरे गैल्वेनोमीटर की जो डिफ्लेक्शन है वो नल ना हो जाए, नो डिफ्लेक्शन ना दे वो, तब तक करता रहूंगा। तो अगर मैंने अपना R3 कुछ इस तरीके से कर दिया, अगर R3 मेरा 100 हो गया, R3 मैंने 100 कर दिया, R3 अगर मैंने 100 कर दिया, तो ये जो रेशियो हमने निकाली है 1/2, उसके हिसाब से जो R4 है मेरा 50 हो जाएगा। सो कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि हम इस तरीके से जो अननोन रेजिस्टेंस है उसको निकाल सकते हैं। जो हमारी आर्म है ये वाली R3, इसकी रेजिस्टेंस को चेंज करके। कब तक चेंज करते रहेंगे, जब तक गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन नल ना हो जाए। तो इसी प्रिंसिपल पर व्हीटस्टोन ब्रिज काम करता है। हमें R2 पता है, हमें R1 पता है, इसको हम चेंज नहीं करते हैं, इसकी रेशो कांस्टेंट ली हमने। और R4 एक अननोन रेजिस्टेंस है जो इसकी आर्म में लगा दिया जाता है। फिर हम R3 को वेरी करते रहते हैं। कब तक वेरी करते रहते हैं, जब तक गैल्वेनोमीटर की जो डिफ्लेक्शन है वो जीरो, नल ना हो जाए। और नल कब होगी, जब इन अननोन रेजिस्टेंस और इसकी रेशो बराबर आएगी R2 और R1 के। सो R3 हमें पता है, हम तब तक चेंज करते रहेंगे जब तक डिफ्लेक्शन इसमें जीरो, नल ना हो जाए गैल्वेनोमीटर में। R3 हमें पता है, R2 पता है, R1 पता है, तो R4 हम इस रिलेशनशिप से आराम से निकाल सकते हैं। तो व्हीटस्टोन ब्रिज एक तरह से अरेंजमेंट है जो कि हमें अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू पता करने में मदद करता है। अब इसी को अगर मैं कुछ दूसरे तरीके से निकालना चाहूँ, ये तो हमने एक एग्जांपल ले लिया, अब मैं एक इसी अरेंजमेंट को बनाते हैं। लेट्स से ये अरेंजमेंट मैं दोबारा बना देता हूँ यहाँ पे, जैसे सी बी, और ये हमने इसके साथ बैटरी जोड़ दी, और इसको बोलते हैं बैटरी आर्म। और इधर हमने गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया जो कि कहलाता है गैल्वेनोमीटर आर्म। अब इसको हम ले लेते हैं, ये R2 है, इसको R1 ले लेते हैं, और ये मेरा R3 हो गया, और ये मेरा R4 हो गया। सही, चलिए इसको कुछ इस तरीके से ले लेते हैं। I1 ले लिया ये मैंने, और ये I2 ले लिया, और ये I4, और ये मेरा हो गया I3। कुछ इस तरीके से करंट फ्लो कर रहा है। अब आइडियल कंडीशन, और ये हमारा अननोन रेजिस्टेंस है जो कि मुझे नहीं पता, इसका मुझे पता लगाना है। दिस इज माय अननोन रेजिस्टेंस। इस रेजिस्टेंस को मैं चेंज कर सकता हूँ, R3 को। अब अंडर आइडियल कंडीशन क्या होता है, जो करंट IG जो फ्लो कर रहा है, दिस इज गैल्वेनोमीटर में फ्लो कर रहा है, इसको हमने जीरो कर दिया। कुछ इस तरीके से हम अपना R3 को चेंज कर रहे हैं कि जो करंट IG इसके अंदर फ्लो कर रहा था वो जीरो हो गया, यानी कि कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रही। तो इस केस में एक बैलेंस कंडीशन बनेगी। और उस बैलेंस कंडीशन को किस तरीके से रिलेशनशिप डिराइव करते हैं कुछ देखते हैं। हम पहले मैं ये वाला लूप लेता हूं, हम ले रहे हैं लूप A C D A।
इस लूप को लेते हैं यूजिंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। मैं अगर मानता हूं यहाँ पे पोटेंशियल था वी ए, सी यहाँ पे पोटेंशियल था वी ए, तो वो क्या होने वाला है, यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है R2 में जा रहा है, तो यहाँ पे हायर पोटेंशियल से करंट लोअर पोटेंशियल पे जा रहा है, तो मेरी एनर्जी कम होने वाली है। कितनी हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी मेरी वी ए माइनस I2 R2। अब देखिए आइडियल कंडीशन है, गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन जीरो हो गई, कोई जीरो नहीं है, आई मीन कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, तो आई जी जीरो हो जाएगा। और जब आई जी जीरो हो जाएगा तो हमारा I2 इज इक्वल टू I4 होने वाला है। और इधर I1 मेरा I3 के बराबर होने वाला है। I1 इज इक्वल टू I3, क्योंकि हमने कुछ इस तरीके से अपने R3 को चेंज किया कि इसकी डिफ्लेक्शन जीरो हो गई, तो करंट इसके अंदर कुछ फ्लो नहीं कर रहा, तो जो मेरा I2 है वो बटेगा नहीं, IG नहीं बनेगा, तो I2 I4 ही रहेगा, या I4 I2 ही रहेगा, और I3 मेरा I1 ही रहेगा। सो अंडर बैलेंस कंडीशन ये हमें रिलेशनशिप मिलने वाला है। अब हम यहाँ पे पहुंच गए, पॉइंट सी पे मुझे ये मिला, और उसके बाद कुछ इस तरीके से लूप आया, और यहाँ पे जो करंट है मुझे I1 है। अब करंट फ्लो कर रहा है यहाँ से यहाँ, यानी कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल कर रहा है। तो मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे जा रहा हूँ, तो मेरी एनर्जी बढ़ने वाली है। तो मेरी एनर्जी क्या हो जाएगी यहाँ पे, वी ए माइनस I2 R2 प्लस I1 R1, ये मेरी एनर्जी होने वाली है। पॉइंट ए पे मैं वापस घूम के आ गया। पॉइंट ए पे क्या था, इनिशियली पोटेंशियल वी ए था, और मैं वापस पॉइंट ए पर घूम के आ गया, तो मेरी एनर्जी सेम ही होगी। तो मैं क्या लिखूंगा, वी ए माइनस I2 R2 प्लस I1 R1, जो कि मेरी वी ए के बराबर होने वाली। तो ये मेरा कैंसिल आउट हो गया, तो एक रिलेशनशिप क्या आ जाएगा, ये I2 R2 इज इक्वल टू I1 R1, या मैं क्या लिख सकता हूँ, और I2 अपॉन I1 इज इक्वल टू R1 अपॉन R2। ये मेरे पास एक रिलेशनशिप आ गया। फाइन, अब आप देखिए ये रिलेशनशिप आ गया, डिराइव कर लिया हमने, है ना, मजा आया। अब हम इस वाले लूप को लेते हैं, हम कुछ इस वाले लूप को लेते हैं। अब हम यहाँ से, अब मैं बात करता हूँ लूप B C D B, कुछ इस तरीके से जा रहा हूँ, B C D B ऐसे घूम के जा रहा हूँ। तो मान लेता हूँ यहाँ पे मेरा पोटेंशियल V है, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, वापस मैं यहीं पे आ गया, तो मेरा पोटेंशियल फाइनली यही होने वाला है। तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ VB से, और करंट कुछ ऐसे फ्लो कर रहा है, I4 जो कि अब I2 ही है, क्योंकि डिफ्लेक्शन कुछ नहीं है, करंट I2 इधर से इधर फ्लो कर रहा है, और मैं इसका मतलब लोअर पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे जा रहा हूँ। तो यहाँ पे जो मेरा इस पॉइंट पे, सी पॉइंट पे जो मेरा पोटेंशियल होने वाला है, एनर्जी होने वाली है, BB प्लस I2 R4 होने वाली है। और फिर मैं यहाँ से होता हुआ यहाँ पे आया, R3 पे पहुंचा, R3 पे करंट I3 फ्लो कर रहा है, जो कि I1 के ही बराबर है, बिकॉज डिफ्लेक्शन नहीं है गैल्वेनोमीटर में, तो IG करंट जीरो होगा, और I1 और I3 आपस में बराबर होंगे, तो I3 ही फ्लो कर रहा है R3 में भी। और करंट कैसे फ्लो कर रहा है, ऐसे कर रहा है, और मैं भी यहाँ से ऐसे ही जा रहा हूँ, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे, सॉरी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे जा रहा हूँ। तो मेरी एनर्जी कम होने वाली है, तो मैं क्या करूंगा, कितनी कम होने वाली है, माइनस I1 I R3, जो कि फिर मैं वापस यहीं पहुंच गया पॉइंट बी पे, जहां पे पोटेंशियल वी बी था, तो मैंने इसको इक्वल कर दिया वी बी के, ये कैंसिल आउट हो गए। तो इससे मुझे एक और रिलेशनशिप मिलेगा, I1 R3 इज इक्वल टू I2 R4, या मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, I2 अपॉन I1 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4। ये एक रिलेशनशिप मुझे मिल गया। अब आप देखेंगे, अगर मैं इसको 1 मान लूं और इसको मैंने 2 मान लिया, I2 अपॉन I1 ये भी है, और I2 अपॉन R1 I1 सॉरी ये भी है,
तो मैं इन दोनों को अगर इक्वेट करूं तो मुझे क्या मिलने वाला है? तो मैं ये बोल सकता हूं R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 बाय R4। अब मैं इसको नहीं छेड़ूंगा, R1 अपॉन R2 को मैं नहीं छेड़ूंगा। मैं मेरा अननोन रेजिस्टेंस इज R4। मैं R3 को चेंज कर सकता हूं, तो अगर मुझे R4 को लिखना है इन सब के फॉर्म टर्म्स में तो मैं क्या लिखूंगा? R4 इज इक्वल टू R3 टाइम्स R2 बाय R1। मैंने R4 को अलग कर दिया, बाकी इन तीनों को एक साथ लिख दिया। सो मेरा R4 हो गया R3 टाइम्स R2 डिवाइडेड बाय R1। R2 मुझे पता है, हमने फिक्स रखा हुआ है, R1 को भी फिक्स रखा हुआ है, और R4 मेरा अननोन रेजिस्टेंस है। मैं R3 को चेंज करता रहूंगा, चेंज करता रहूंगा। कब तक चेंज करता रहूंगा? जब तक मेरी गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन जीरो ना हो जाए। जैसे ही जीरो होगी, मैं अपना R3 नोट कर लूंगा कि उस टाइम पे मेरा R3 कितना था। तीनों चीजें मुझे पता है, R3 पता है, R2 पता है, R1 पता है, तो मैं R4 आराम से फाइंड कर सकता हूं। तो दिस इज द व्हीटस्टोन ब्रिज, जो कि हमने दो तरीके से समझा। तो व्हीटस्टोन ब्रिज अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करने के काम आता है। थैंक यू।